हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आईएसपीएस के इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आई होप आपने लाइनें सुन रखी होंगी कि विकल्प हजार होंगे रास्ते से भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और इसी संकल्प के साथ, इसी दृढ़ निश्चय के साथ कई सारे विद्यार्थियों ने इस बार के एग्जाम के अंदर और ऐसे ही जितने भी एग्जाम्स हुए उन सारे एग्जाम्स के अंदर अपना जो परचम है वो लहराया है और बेहतरीन स्कोर के साथ, अच्छे रैंक के साथ जो एग्जाम्स उन्हें क्वालिफाई किया है। और इस आज के इंटरव्यू वाले सेगमेंट के अंदर मैं आप सभी को मिलवाने वाला हूं ऐसे ही एक संकल्प रखने वाले विद्यार्थी से, स्टूडेंट से, जिनका नाम है शमीमा अंसारी। जी हाँ, शमीमा जी जो है एग्जाम, सीएसआर नेट एग्जाम की अगर हम बात करें, इस एग्जाम के अंदर वैसे तो 2019 की बैच में ही ये सीएसआर नेट क्वालिफाई हो चुकी है, जेआरएफ क्वालिफाई हो चुकी है विद ऑल इंडिया रैंक 12। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक 12। और इस बार इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी को उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातें करने का मौका मिलेगा और आप ये जान पाएंगे कि कैसे होना चाहिए एक प्रिपरेशन का फुल प्रूफ प्लान, एक स्ट्रैटेजी सही वाली क्या होती है और क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन में सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम्स को टारगेट करता है। सो वेलकम टू शमीमा अंसारी। आपका आईएफएस के इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में स्वागत है। और कैसा लग रहा है आपको? मैं चाहूंगा कि आप एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करें आज के इस सेगमेंट का। हेलो सर, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इंटरव्यू। रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट टू हेल्प आईएफएस। थैंक यू सर। तब मैं शमीमा अंसारी हूँ एंड आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। तो मैंने अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब दार्जिलिंग से किया है। उसके बाद से मैंने आईएफएस ज्वाइन किया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन। इमीडिएटली आई टुक, शायद एक हफ्ते का गैप रहा होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन आई ज्वाइंट आईएफएस कोलकाता। उसके बाद से मैंने जून में एग्ज़ाम दिया एंड देन अगस्त में हम लोग का जो रिजल्ट आया एंड देन उसके बाद से मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट किए। देन आई ज्वाइंट आईएलएस भुवनेश्वर इन 2020 मार्च में, बिकॉज मैं थोड़ा फोकस थी कि मुझे कैंसर बायोलॉजी ही चाहिए था और मुझे दूसरा स्ट्रीम नहीं चाहिए मुझे पीएचडी करने के लिए। इसलिए मैंने सोच समझ के मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ज्वाइन किया है। अभी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। आशा करते हैं कि जब आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया होगा तो मैं चाहूँगा कि आप वो जो मूवमेंट है, जब आपको लगा कि या आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ और आपको ये पता चला कि आपकी जो रैंक है वो रैंक 12 आई है, तो मैं चाहूंगा कि वो जो पल है, क्योंकि काफी समय हो चुका है इस बात को, लेकिन अगर आप उस मूवमेंट को थोड़ा सा बच्चों के साथ शेयर करें तो शायद काफी अच्छा हो। जी सर, श्योर सर। तो ऐसा हुआ कि मैंने पहले एग्ज़ाम दिया, जिस दिन एग्ज़ाम दिया उसी के बाद मैं इंस्टीट्यूट भी गई शाम को। तो वहाँ पे आईएफएस के फैकल्टीज मिले तो हम लोग बैठ के डिस्कस किए कि सर मैंने ये सॉल्व किया है कि कैसा होगा। सर बोले कि अच्छा हुआ है, तुम्हारा बहुत सारे करेक्ट है, पर इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि इतने ज़्यादा परसेंटेज आ जाएंगे बोल के। तो उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद जब आईएफएस का निकला जो ये बुकलेट, ये रॉन्ग एंड राइट वाला, वहाँ पे जब मैच किया तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज आया है, जिससे मैं मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो तब मैंने सरन सर को ये बात बताया था कि सर मेरा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और सरन सर काफ़ी खुश भी हुए थे तब। उसके बाद जब रिजल्ट तो ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस हुआ था हमारा तब 2019 में, बिकॉज उससे पहले काफ़ी गैप होते थे आफ्टर एग्ज़ाम एंड रिजल्ट में, पर तब विद इन 1 मंथ हम लोग का रिजल्ट आ गया था शाम को। तो मैं चेक कर रही थी एंड उस टाइम पे एक फनी चीज़ हुआ था कि रैंक जो था वो हमारे रोल नंबर के लेफ्ट साइड में था, और जो राइट साइड वाला जो रैंक था वो ज़्यादा क्लोज था टू द रोल नंबर। तो मैं राइट साइड वाला रैंक देख रही थी और मेरा रैंक बहुत पीछे आया तब। तो मैं सोची कि सरन सर तो बोले थे कि तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा आएगा, मेरा तो बहुत पीछे आया है, पर चलो पास तो हो गई। उसके बाद मैंने सरन सर को फ़ोन किया कि सर ठीक ठाक आया है, बहुत पीछे आया है,
सर बोले कि कहाँ, तुम तो टॉपर हो। देन वो जो था, मैं बिलीव नहीं करती, वो खुद बोले कि तुम्हारा रैंक 12 है। तो तब मैं फिर से बैक जाकर मैंने अपना रैंक चेक किया, एंड ऑब्वियसली वो टाइम आई कैन स्टिल फील द सिचुएशन, इट वाज टू मच हैप्पीनेस इन माय लाइफ। तो उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को शेयर किया, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन हाउ हैप्पी आई वाज। बहुत स्पेशल मोमेंट रहा होगा वो आपकी जी लाइफ सर। का कि हमने तो सोचा था कि एग्जाम में सिर्फ जेआरएफ ले आएंगे, लेकिन किसको पता था कि हम एक रैंकर भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, किसी भी एक विद्यार्थी के लिए, कि शायद वो एक बहुत बड़ा एम लेकर के नहीं चलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी मेहनत, उसके एफर्ट्स और उसके साथ जो लोगों ने कोशिश की है वो कई बार रंग लाती है, और बस ऐसा कुछ मैजिकल मोमेंट लाइफ में घट जाता है, और डेफिनेटली आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए आगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के इस इंटरव्यू के सेगमेंट के अंदर। अगला मेरा सवाल है कि आपको सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? वैसे तो कई सारे एग्जामिनेशन हैं, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कई अलग अलग सेगमेंट में जा सकते थे, कई अलग अलग ऑप्शंस आपके पास थे। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, आपको ये जो है गाइडेंस कहाँ से मिलता है कि नहीं मुझे इस एग्जाम के लिए ही जाना है, और फाइनली आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर दिया? सर इस बात पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो दार्जिलिंग एरिया जो है, वहाँ पे थोड़ा सा रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन लोगों का एक्सपोजर बहुत कम है। वहाँ पे बहुत कम लोगों को पता रहता है कि समथिंग लाइक एंट्रेंस एग्जिस्ट, जिसको हम क्रैक करके हमें फेलोशिप मिल सकता है, एंड देन वी कैन वॉक, और हमें एडमिशन ऑल इंडिया में कहीं पे मिल सकता है। तो ये चीज़ बहुत कम है दार्जिलिंग में। तो कहीं कहीं किसी से, जैसे कुछ बाहर के स्टूडेंट अगर आ रहे हैं दार्जिलिंग में पढ़ने के लिए, तो वो अपना एम लेकर आते हैं कि हमें भाई एंट्रेंस देना है, तो हमें उनके थ्रू पता चलता है कि समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट। तो मैं सच कहूँ तो मुझे एमएससी के टाइम तक भी सही से पता नहीं था कि ऐसा नेट एग्जाम बोल के जो है। और पहला मेरा एक्सपीरियंस था नेट देने के लिए कि मैं घूमने गई थी कलकत्ता, क्योंकि मेरे सीनियर्स जा रहे थे घूमने और मुझे भी घूमना था, एंड देन मैं एग्ज़ाम मैंने देकर बस घूमने के तौर पर बस मैंने एग्ज़ाम दिया था। और उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट क्रैक था, बट मैंने तब ओबीसी का फॉर्म नहीं डाला था, बिकॉज मैं बस घूमने गई थी। उसके बाद मेरा वहाँ पे इंस्पिरेशन एक ही वही सीनियर एक थी, जो वो प्लान करी थी कि फॉरेन में जाकर पीएचडी करें। तो मैंने सोचा कि अब मैं फॉरेन तो जा नहीं सकती, आई शुड ऑलवेज ट्राई कि मैं इंडिया में कैसे करूँ। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि नेट बोल के एक चीज़ है जहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंड देन वी कैन क्वालिफाई इट। देन हमने अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स से कहा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा प्रिपरेशन करवा दीजिए। बॉटनी डिपार्टमेंट में एक प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, बट बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, तो वो 2 क्लासेस हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट बंद हो गया। बट दैट वाज अ मेजर इंस्पिरेशन फॉर मी। तो जो 2 दिन का वो क्लास जो हुआ, एक टीचर ने कराया, उससे लगा कि शायद हम भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ऐसा डिफरेंट चीज़ नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। तो उसके बाद से मैंने फोकस कर लिया कि अभी मुझे नेट एग्ज़ाम कैसे भी क्रैक करना है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि खुद सेल्फ प्रिपरेशन करूँ, फिर अगर इनकेस ना हो फिर वेट करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में रहती हूँ कि मुझे जल्दी करना होता है चीज़ें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इमीडिएटली आई विल नॉट टेक एनी गैप, एंड देन मैंने शायद 1 हफ्ते का गैप लिया, एंड देन आई केम टू कलकत्ता विथ माई फ्रेंड्स, एंड देन हम लोगों ने वहीं पे कोचिंग स्टार्ट किया। और सबसे अच्छी बात होती है कि कलकत्ता में जो फैकल्टीज होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और कलकत्ता के जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। दे वांट लाइक कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह एवरीथिंग वो पूरा छोड़ देते हैं कि हम लोग को जो करना है वो करना ही है, बाकी खाना पीना बाद में 6 महीने के बाद हो जाएगा सर। तो ऐसे करके दैट वाज द एक्सपीरियंस, वहाँ से इंस्पिरेशन मिला, एंड देन आई केम टू कलकत्ता। तो काफ़ी कह सकता हूँ कि यूनिक सी आपकी पूरी जर्नी है, कि डिटर्मिनेशन भी है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, जिसके बारे में शायद मैंने शायद से... कलकत्ता में सर मैंने सर लोगों को कहा था कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलिए दार्जिलिंग में, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स अप देयर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी के वो लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सके। बढ़िया।
तो मेरे हिसाब से जैसा कि आपने आंसर दिया है, और काफी बढ़िया और यूनिक सी आपका जो जर्नी है प्रिपरेशन को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं पता होने से लेकर के छोटा सा एक एक्सपोजर आपके मन में ये उम्मीद जगा गया कि नहीं, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। जैसा आपने आपके इस इंट्रोडक्टरी वाले सेगमेंट में ही कह दिया कि आप कलकत्ता के ऑफलाइन ब्रांच में थे, और कलकत्ता के ऑफलाइन वाले ब्रांच के अंदर अगर मैं बता दूं कि हर बैच में ही अंदाजन अगर मैं कहूँ कम से कम बच्चे भी अगर हो तो 100 बच्चों की क्लास आराम से हुआ करती थी। कई सारे बच्चे पीछे के कमरों में कुर्सियां लगा करके बैठा करते थे। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने भी वहां पर डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं भी वहां पर एक सेशन ले चुका हूं, और उसके बाद से कोविड आ गया और सब चीजें थोड़ी सी ठप पड़ गई। मैं चाहूंगा कि आप क्लासरूम कोचिंग और आज का जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से चीजें बहुत ड्रास्टिकली बदली है। कोविड के बाद से हमने देखा है कि ऑनलाइन भी एक ऑल्टरनेट आ चुका है, एक माध्यम आ चुका है जिसके थ्रू काफी सारे बच्चे फायदा भी ले रहे हैं और वो बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ऑफलाइन के कुछ मजे और कुछ अपने ही फायदे आप जरूर बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी लगे कि ऑफलाइन का जो मजा है वो शायद हम ऑनलाइन में कहीं मिस कर जाते हैं। सर मेरा ऑनलाइन का ऐसे एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो मैं ऑफलाइन के बारे में बोलना चाहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस तो ऑफलाइन में मुझे लगता है कि एक बेनिफिट है कि आप हर एक दिन आप एक टीचर के गाइडेंस के अंदर हो, वो टीचर आपको पहचानते हैं। देन वो एक डर रहता है मन में कि अगर मैं आज नहीं गया, इनकेस छुट्टी ले लिया मैंने, या फिर चलो ये वाला क्लास स्किप कर दिया, तो वो टीचर मेरे को कहीं रोक के पूछ ना ले कि तुम कहाँ गए थे। और ये सच भी बात था, वहाँ पे टीचर्स लोग पूछते भी थे कि कल क्यों नहीं आए। तो वो जो एक स्ट्रिक्टनेस है वो रह जाता है। और फिर दूसरा बात कि हमारा एक आदत बन जाता है, एक शेड्यूल हो जाता है, जो अगर हम लोग ऑनलाइन करें तो शायद हम कैमरा ऑफ करके फिर से अपना शेड्यूल बंद करके बुक बंद करके जा सकते हैं, और वो चीज़ वहाँ पे नहीं था। तो ऑफलाइन में मेरे को लगता है कि ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट। बट ऑनलाइन क्योंकि अभी पूरा इंडिया तो आ नहीं सकता पढ़ने के लिए, सही बात, ऑफलाइन तो दैट इज ऑनलाइन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मेरे ऑनलाइन के लिए देयर शुड बी अ डिटर्मिनेशन। मेरे हिसाब से क्लासरूम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जो ये बात लोग कहते हैं, और ये काफी हद तक सही भी है कि टेक्नोलॉजी भविष्य में चाहे जितना भी हमें आगे ले जाए, लेकिन एक टीचर के सामने उनसे डरते हुए या उनसे इंस्पायर होते हुए पढ़ने का जो आनंद है वो शायद ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म शायद ही दे पाए। सो इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि आपने क्योंकि ऑफलाइन प्रिपरेशन किया हुआ है, तो घर से दूर आकर के एक ऐसे एनवायरनमेंट में होना जो शायद हमारे कंफर्ट जोन के बाहर का है, कैसा लगता है? और क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के कि वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम घर से दूर होते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, मन का खाना नहीं मिलता है ना, जैसा चाहिए वैसा आरामदायक लाइफ नहीं होता है, लेकिन क्या ये सारी चीजें किसी प्रकार से मैटर करती हैं? क्या ये चीजें किसी प्रकार से आपको अफेक्ट करती हैं, आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट करती हैं? डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा रहा होगा कलकत्ता में रहना। वो गर्मी था अलग से, और लाइक वहाँ पे रहना, साधन और खुद से खाना पकाना या फिर कहीं से लेना, वो बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने खुद से ही स्टार्ट किया कि खाना पकाना मैं नहीं खा पा रही थी, एंड देन मुझे रिस्क भी नहीं लेना था कि मैं बिना खाए बीमार पड़ जाऊँ। तो मैंने कहा कि मैं खुद से पकाऊंगी, तो वो मैनेज करना पड़ता था। बट देन वो शायद हमारा लाइफस्टाइल जो होता है ड्यूरिंग द कोचिंग लाइफ, वो शायद सेकेंडरी चीज होता है। प्राइमरी चीज हमेशा हमारा पढ़ाई रहता है वहाँ पे। तो वो कब हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सेकेंडरी था। बट ये था कि हाँ, खाना 3 टाइम हमें या फिर 4 टाइम जितना है खा लेना है, ताकि हम बीमार पड़ के अपना एक रिस्क बढ़ा ना ले। तो वो सब चीज वहाँ पे मैनेज किया था हम लोगों ने। तो जैसा कि आप जवाब दे रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद हमें शायद वो कंफर्ट जोन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन में जब कोई एम प्राइमरी हो जाता है, जैसे आपका एम नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना था, तो उसके सामने खाना पीना और आराम ये सारी सेकेंडरी बातें हो जाती हैं। और ये बहुत खूब बात आपने कही कि खाना खाना है ये याद रहता है, लेकिन क्या खाना है इसके बारे में मन कभी नहीं सोचता। जो मिलेगा खा लेंगे, 3 टाइम या 2 टाइम की जरूरत है तो खा लेंगे,
लेकिन ये नहीं कि ये खाएंगे या कुछ और ऐसी चीज खाएंगे जो हमें स्वाद अनुसार पसंद हो या टेस्ट के हिसाब से पसंद हो। तो जाहिर सी बात है, जब आपके मन में संकल्प होगा, डिटर्मिनेशन होगा, तो उस संकल्प के आगे बाकी सारी चीजें आपकी सेकेंडरी हो जाती हैं। और एक बहुत बढ़िया बात है, मैं चाहता हूं कि वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, याद रखें कि जीवन में चीजें आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर किसी के पास CSR नेट JRF होता, लेकिन आप देखें कि आपके क्लास में से शायद उन गिने चुने बच्चों में आप हैं जिन्होंने शायद इस एम को, इस अचीवमेंट को अचीव किया है। फाइनली दे आर मूविंग अहेड, लॉट ऑफ अहेड इन देयर लाइफ एंड दे आर डूइंग सो वेल। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ हम आएंगे। देखते हैं कि अगला सवाल आपके लिए क्या है। और तो मैं जानना चाहूंगा कि वैसे तो तैयारी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो व्हाट इज अ परफेक्ट स्टडी प्लान? एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है? एक कुछ भाषाओं में या हम कह सकते हैं कुछ शब्दों में आप इस चीज को समझाने की कोशिश करें। सर मुझे लगता है कि अगर आप मतलब मन में ठान ले कि मुझे करना है, तो सेल्फ प्रिपरेशन भी ऐसा नहीं है कि उससे नहीं हो सकता। आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी ऑब्वियसली कर सकते हो एग्जाम क्रैक, बट अगर आपका है एम कि नहीं मुझे टॉपर भी बनना है एंड देन, तो शायद थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस लग सकता है। तो वो जो गाइडेंस है आपको कि जिसमें रिस्क कम होता है कि आप शायद क्रैक ना कर पाओ, वो हमें कहीं एक गाइडेंस से मिलता है। और मेरा स्ट्रैटेजी है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ सर, मैं बहुत कम पढ़ाई करती हूँ। आई एम नॉट लाइक ओवरनाइट रीडर में मैं नहीं आती हूँ। मेरा एक फिक्स टाइम होता है कि मैं इतना ही पढ़ सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ी। मैंने जितना जो हमें मटेरियल्स दिया गया या फिर मैंने क्लास में जो नोट्स बनाए, उसके अलावा मैंने एक भी एक्स्ट्रा चीज़ें शायद मैंने नहीं पढ़ी थी अपने नेट के टाइम पे। तो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जो हमें सिखाया जाता है क्लास में, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जो फोकस करता है शायद कि हमारा जो सिलेबस में नहीं आए वो वाला पार्ट भी हम बच्चों को पढ़ा दें, क्योंकि वो उनके लाइफ में आगे यूज़ हो सकता है। जी, तो जी सर, तो वो सारे पार्ट्स हमारा अगर हम लोग इंक्लूड कर लें, तो दैट विल बी इनफ टू क्रैक नेट विद अ वेरी गुड रैंक। ओके। तो ये तो रहा कि चलिए ठीक है, IFS मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जैसे कि स्टूडेंट ओरिएंटेड ही हमेशा सोचता है, और कोशिश भी यही रहती है कि सिर्फ JRF क्वालिफायर नहीं, बल्कि आप जब इंटरव्यूज में भी जाएं इंटरव्यू तो सारी चीजें आपके काम आए जो कि आपने प्रिपरेशंस के दौरान पढ़ी हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि कोई एक ऐसा स्पेशल मंत्र आपकी प्रिपरेशन का जो हमारे बच्चों के काम का हो सकता है, वो सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके काम का हो सकता है, प्रिपरेशन मंत्र अगर कोई है तो आप जरूर शेयर करें। और एक ही मंत्र है कि आप जो आज जो पढ़ाई किया है, उसको आज ही पढ़ें। ये नहीं कि आज का चीज़ मैं कल पढ़ूँगा, क्योंकि ये जो पाइल अप होने वाला चीज़ है, वो सबसे खराब है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो एक ही मंत्र मैंने जो यूज़ किया है कि आज जो पढ़ा है, उसको आज रात तक एक बार और फिर से पढ़ लूँगी, उसको कल के लिए रखना ही नहीं है। इन केस कभी बीमार हो गए, कुछ हो गए और 1 दिन का पाइल अप हो गया, तो कल तक उसको कैसे भी खत्म करना है 2 दिन का। तो दैट वाज़ द ओनली मंत्र फॉर मी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मैं चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस सेशन को सुन रहा है, ये मेरे लिए नहीं था, ये आप ही के लिए था। ठीक है। सो ध्यान रखें कि बहुत जरूरी है कि रोज का काम रोज खत्म किया जाए। और ऐसी अगर आपके जीवन में कोई मंत्र आप लेकर के चलते हो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, तो आप भूल जाइए कि आपका JRF होगा और एक अच्छे रैंक के साथ होगा। ऐसे कभी नहीं होगा। आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और आपका 100% इस एग्जाम की तैयारी को देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। एक और सवाल जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए, और फिर से ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। CSR नेट क्वालिफाई करने के बाद और क्वालिफाई करने के पहले, ये जो दो अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के, क्या आप अपने आप में कोई डिफरेंस देखते हैं इस चीज को लेकर के कि नेट क्वालिफाई करने के पहले, JRF क्वालिफाई करने के पहले, ऑल इंडिया रैंक 12 आने के पहले और उसके बाद के, इन दोनों फेजेस में अगर कोई डिफरेंस आप
कुछ कह पाए तो अच्छा होगा। डिफरेंस बहुत बड़ा था। जो मेरा पहले एक बहुत लो कॉन्फिडेंस होता था मुझ में। ओके। इवन ड्यूरिंग जब मैं क्लासेस कर रही थी और हमारा हर संडे को टेस्ट होता था, तो मेरा रैंक ऐसे बहुत आगे नहीं आता था। आई यूज्ड टू बी एन एवरेज स्टूडेंट। तो शायद कोई टीचर्स ऐसे नहीं थे जो मुझे स्ट्रिक्टली पहचानते थे कि चलो ये बच्ची है। तो मैं ऐसे एक एवरेज स्टूडेंट्स में आती थी। तो मुझे एक मन में एक डर भी था कि सब तो वही पढ़ते हैं, मैं भी उतना ही पढ़ती हूँ, कि मैं पीछे क्यों रह जाती हूँ, कि सब आगे पर चले जाते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं क्या। बट ये एक्चुअली में ये चीज़ लो कॉन्फिडेंस था, जो नेट क्रैक करने के बाद एक लगा कि नहीं, मैं तो शायद आई एम अ कॉम्पिटिटर, मैं आगे सबके साथ जाकर बात कर सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग जब इंटरव्यूज में गए, मैं तो एक छोटे से कॉलेज से आई हूँ सर। तो इंटरव्यूज में हम लोग आईआईटियंस के साथ बैठे, वहाँ पे बहुत आईआईएससी के स्टूडेंट्स थे, एंड देन वी कुड टॉक इक्वली। तो वो जो कॉन्फिडेंस आया वो मुझे आफ्टर नेट ही मिला है कि मैं शायद इनके साथ भी बैठ के बात कर सकती है, एंड आई विल नॉट फील लो इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल। तो वो कॉन्फिडेंस आता है। तो सीएसआर नेट सिर्फ आपको फेलोशिप ही नहीं दिलाता, अगर आप एक अच्छे स्कोर के साथ, एक अच्छे रैंक के साथ इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपके जीवन में जो एक बहुत जरूरी चीज है जो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, और वो है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जो आपको किसी भी भीड़ में अकेले खड़े होकर के बोलने की हिम्मत दे। कोई भी सामने आ जाए उसके सामने अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को रख पाने की जो एबिलिटी होती है वो दे। तो डेफिनेटली आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस बात को रखा है कि फर्क तो पड़ता है, और फर्क कुछ ऐसा जो कि शायद बहुत बड़ा बदलाव कर दे। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि आप भी इस चीज से, इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखें और आगे बढ़ें। अब एक और छोटा सा सवाल होगा मेरा, और उस सवाल के बाद मैं फिर इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। Why you always recommend IFS for any aspirant if he want to prepare, if she want to prepare for this exam? आप क्यों किसी विद्यार्थी को आईएफएस रिकमेंड करेंगी? ऐसी कोई बात जो आपको लगती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आईएफएस एक जुनून सा जगा देता है कि हमें क्रैक करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आए हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमारे में नहीं वाला चीज शायद आईएफएस हम लोगों के दिमाग से हटा देता है कि नहीं वाला सब तुम लाओ नहीं। तो वो चीज मुझे आईएलएस से मिला, आईएफएस से मिला। तो मुझे लगता है कि आईएफएस ऐसा भी है जहाँ पे हम लोग मोर देन एक्स्ट्रा वी कैन लर्न, कि हमें जितना चाहिए उससे भी ज्यादा आईएफएस हमें सिखाता है, जो हमें शायद इंटरव्यूज एंड आफ्टर इंटरव्यूज भी हमें नेसेसरी होते हैं। मैं अभी तक भी आईएफएस का अपना कॉपीज निकालती हूँ, कभी कभी जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है, समझनी होती है, तो मुझे वो, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो अभी भी मैं वो नोट्स इस्तेमाल करती हूँ ड्यूरिंग माई पीएचडी लाइफ। एंड मुझे लगता है कि शायद पोस्ट डॉक के टाइम पे भी मैं ये सब अपना नोट्स रीयूज करूंगी। तो मतलब खुद को रिफ्रेश करने के लिए कि ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि आईएफएस इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर दिस पार्टिकुलर रीजन, कि आप नेट अगर क्रैक करना चाहते हैं देन आईएफएस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप सही हाथों में जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात वही है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, सही हाथों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईएफएस के टीचर्स आपको लाइक बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए और आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए, क्योंकि हमारी हमेशा से ही कोशिश होती है कि जो भी बच्चा यहाँ आता है, जो भी अपना समय देता है, जो भी पैसे देता है, उससे जब वो रिटर्न हो तो हमें खुद को अच्छा लगता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि वो रिटर्न सिर्फ उतना ही ना हो, कई गुना हो। जीवन में वो उस एफर्ट्स का, वो टीचर्स के मेहनत का जितना यूज कर सकता है, जितना उससे फ्रूट ले सकता है, वो ले और जीवन में आगे बढ़े। और इसी उम्मीद के साथ हमेशा कोशिश रहती है आईएफएस के हर एक टीचर की कि हर एक बच्चे का फायदा हो। अगर कोई बच्चा किसी वजह से ये फील करता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा या इस बार नहीं हो पाएगा, तो हमारी यही कोशिश होती है कि क्यों ना उस बच्चे को बुलाया जाए, बिठाया जाए और कहा जाए कि भैया आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, राइट।
तो ये हमेशा ही हमारी जी सर। कोशिश रहती है, और इसी उम्मीद के साथ हम हमेशा बच्चों से जुड़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें तो हैं। इस चीज़ के लिए और मैं एक छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस बोलना जी चाहती जी, हूँ। एकदम जरूर, हाँ। अ, तो मैंने कहा कि जैसे मैं वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट थी और मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा था कि सब लोगों से हो रहा है, मुझे अगर यहाँ पे मेरा एवरेज रैंक आ रहा है, तो शायद मैं नेट में बहुत कम पीछे आ जाऊँ, कि शायद क्रैक ना हो सके। तो उस टाइम पे एक ही टीचर थे, मतलब सब टीचर ऑब्वियसली आप पे फ़ोकस करेंगे, पर एक जी टीचर थे, जैसे सरन सर थे वहाँ पे, सरन गुप्ता, डॉक्टर सरन गुप्ता। जी। तो उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि तुम अपना पेपर लेकर आओ, और मैं थोड़ी डरी हुई थी कि नहीं सर मैं नहीं दिखाऊँगी। तो बोले कि तुम लेकर आओ, कि मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन तुम्हारा मार्क्स बहुत पीछे जा रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है? वो 1 दिन का सर, एक आफ्टर क्लास का थोड़ा-सा गाइडेंस था 15 मिनट का, वो बोले कि तुम्हें इस तरीके से पेपर सॉल्व करना किसने सिखाया? एबीसी, या फिर तुमने कभी पूछा क्यों नहीं कि सर सर करूँ तो कैसे करूँ? ये तो स्टार्टिंग क्लासेस में बताया गया था। तो मैंने कहा कि सर मैंने पहले से सोच लिया था कि मैं सीरियली ही करूँगी। तो उस टाइम पे सर ने जो थोड़ा-सा बस बोला कि तुमसे आराम से हो जाएगा, बस तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी जो है, थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। पर सर बोले कि क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो फॉलो करो, बट आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा अच्छा होगा, एंड दैट वो जो उनका जो बिलीव था मेरे ऊपर, कि होप कि तुमसे हो जाएगा, शायद मुझे लगता है कि दैट वाज़ द ओनली थिंग कि मैं आज यहाँ पे हूँ, एंड क्योंकि वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाले, तो मुझे लगता है कि टीचर्स को थोड़ा-सा एक मोमेंट देना चाहिए स्टूडेंट्स को, थोड़ा-सा फ़ोकस करके कि आपसे हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। तो वो चीज़ उनके अंदर एक इंस्पिरेशन डालता है कि हम कर पाएँगे, और हम लोग एवरेज नहीं है। एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीछे हैं। एवरेज का मतलब हमेशा ये है कि हम लोग बहुत आगे जाएँगे। दैट आई वांट टू से, एंड स्पेशल थैंक्स टू सरन सर। सो ये लाइन जो है, या आपकी जो छोटी सी कहानी है, कहीं ना कहीं इस बात को हाईलाइट करने में मुझे याद आ रहा है, जो लाइन में वो कहना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइन थी कि जो दुनिया के सबसे शानदार दिमाग है, वो पीछे के बेंचेस पर पाए जाते हैं, शायद उन्हें हम एवरेज भी कह सकते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन मिले, एक सही डायरेक्शन मिले, तो शायद वो उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और शायद कुछ इसी प्रकार की आपकी ये कहानी भी है कि बस एक गाइडेंस, सही गाइडेंस अगर आपके जीवन में मिल जाता है, तो आपको वो सारी चीजें अचीव करने में मदद कर सकता है जो आपका सपना है। तो ये थी हमारी स्टूडेंट शमीमा आजम अंसारी। आई होप आप इनके इस कहानी से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेने वाले हैं, और ये सारी जो मोटिवेशन है, ये आपको आपके लाइफ में जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। और इसी के साथ इस छोटे से इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको अगर इस मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ भी पॉजिटिव मिला हो, कुछ भी काम का मिला हो, तो उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप भी आपके जीवन में आगे बढ़ें, और जो भी आपके एम है, जो भी आपका सपना है, उसे पूरा करें। और इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।